हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में। तो सबसे पहले बताइए आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे कक्षा 9 का विज्ञान एनसीईआरटी विज्ञान, जिसका एक चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा। और मैं इस चैप्टर के 3-4 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे वीडियो के सेक्शन में जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। बच्चों, इस चैनल पे मैं विज्ञान विषय का फुल कोर्स कराऊंगा, अर्थात जितने भी चैप्टर आपके विज्ञान विषय में हैं वो सारे चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस लेक्चर में हम लोगों को बातचीत करना है बच्चों ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। और लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर हम लोगों को बातचीत करना है, चलिए समझते हैं। तो देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम यह है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। मतलब ऊर्जा को ना ही प्रकट कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा का क्षय होता है, अर्थात विनाश होता है। अब आप तो कहें कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। हम लोग जब बिजली का जो स्विच होता है, उस स्विच के बटन को जब हम लोग ऑन करते हैं, बटन को जब दबाते हैं तो तुरंत क्या होता है, बिजली के बल्ब में से ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। अर्थात आपके शब्दों में आप ऊर्जा को उत्पन्न कर पा रहे हैं। तो ये ऐसा कहना बच्चों सरासर गलत है। आप ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं है। ऊर्जा को उत्पन्न हम कर ही नहीं सकते हैं। जो बिजली के बल्ब से प्रकाश आपको बाहर निकल रहा था, बाहर मिल रहा था ऊर्जा के रूप में, वास्तव में बच्चों यह जो प्रकाश ऊर्जा थी ये कैसे आई थी। तो आपने देखा होगा कि बिजली का बल्ब जो था वो तार से लगा हुआ था, उस तार में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। तो जो विद्युत ऊर्जा थी बच्चों, यही विद्युत ऊर्जा बदल गई थी किसमें बताइए, प्रकाश ऊर्जा में। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि जो ऊर्जा होता है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्जा को स्थानांतरित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं और ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो यही बच्चों जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि किसी भी ऊर्जा को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आप देखिए, आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि धरती पर क्या होती है, धरती पर घास लगी होती है। इस तरीके से मान लेते हैं कि ये घास लगी है। अब इस घास को क्या करता है, कोई शाकाहारी जीव खा लेता है। जैसे इस घास को बकरी खा लेती है, ठीक है। तो जो घास के अंदर ऊर्जा होती है वो बकरी के अंदर चली जाती है। अब उस बकरी को कोई मांसाहारी जीव खा लेता है, मान लीजिए शेर खा लेता है, तो वह ऊर्जा बकरी से चली जाती है शेर के अंदर। तो देखिए, यहाँ पर ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह चली जा रही है। ऊर्जा का रूपांतरण हो जा रहा है, ऊर्जा का परिवर्तन हो जा रहा है, एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा चली जा रही है। तो ठीक इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं और ऊर्जा को हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है, ऊर्जा परिवर्तित हो सकती है, एक जीव से दूसरे जीव में जा सकती है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जा सकती है। ऐसे ही आप देखेंगे, चलिए इसके कुछ और उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे ही आप देखेंगे कि आप ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं बताइए। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम सभी जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सभी लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं। आपने देखा ही है कि हम भोजन करते हैं तभी हमको क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और आपने ये भी देखा है कि जब ऊर्जा आपके पास नहीं होता है तो आप काम नहीं कर पाते हैं, थकान होने लगता है, काम करने में मन नहीं लगता है। तो फिर हम ये रेस्ट करते हैं और रेस्ट करने के बाद क्या करते हैं, कुछ खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, खाते हैं, जैसे भोजन खाते हैं। फिर ऊर्जा आ जाती है तो उसी जोश खरोश में हम लोग काम पर लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर के भोजन से ही हमको क्या मिलती है बताइए, ऊर्जा मिलती है। और यही ऊर्जा जो है बच्चों ये परिवर्तित हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है दूसरे रूपों में। जैसे देखिए, आप मान लीजिए भोजन ग्रहण करके ऊर्जा को एकत्रित करके आप साइकिल के ऊपर बैठ गए, ठीक है। अब साइकिल के ऊपर आप बैठ गए और साइकिल के अगर आप पैडल दबा रहे हैं, साइकिल के पैडल पर अगर आप बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो बल किसके द्वारा लगाया जा रहा है, तो बल लगाया जा रहा है पैर के द्वारा। अब पैर में क्या होती हैं, पैर में बहुत सारी पेशियाँ होती हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप कि ये जो ऊर्जा थी, ठीक है, जिसको आप खा करके भोजन के रूप में अपने अंदर एकत्रित किए थे और साइकिल के पैडल पे बल लगा रहे थे पैर से, तो वो पैर की जो पेशियाँ थीं वो एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती हैं और उस ऊर्जा को हम बोलते हैं पेशी ऊर्जा। अर्थात आपके पैरों के अंदर जो पेशीय ऊर्जा है, उसी पेशीय ऊर्जा की वजह से आपकी साइकिल क्या होती है, गतिमान हो जाती है, अर्थात चलने लगती है। तो साइकिल गतिमान हो जाती है, चलने लगती है। तो अब हम ये कहेंगे कि वो साइकिल जब चलने लगी है, गतिमान हो गई है, तो उस साइकिल के अंदर आ गई है यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बताइए, यांत्रिक ऊर्जा। तो हम लोगों ने बच्चों क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि ऊर्जा का रूप यहाँ पर बदल जा रहा है। हमारे पास जो ये पेशीय ऊर्जा थी, यही ऊर्जा किस रूप में बदल गई बताइए, यांत्रिक रूप में बदल गई। तो हमने इसी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया कि यह ऊर्जा जो होता है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। ऊर्जा को कभी हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं और ऊर्जा को हम कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो पेशीय ऊर्जा थी, यही पेशीय ऊर्जा बदल गई है किसमें बताइए, यांत्रिक ऊर्जा में। और इसी यांत्रिक ऊर्जा की वजह से साइकिल
चलने लगी है। तो इस चीज़ से भी हम सिद्ध कर सकते हैं कि ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा ऊर्जा संरक्षण के नियम को, कि जो ऊर्जा होती है उसको हम ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो आइए इस चीज़ को लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस चीज़ को लिख लेते हैं ऊर्जा संरक्षण के बारे में। चलिए, मैं पेन का कलर बदल लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा दिखे। चलिए, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो ऊर्जा थी, ठीक है, उसको हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को हम लिखेंगे कि ऊर्जा को ना तो, ठीक है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तो बताइए अब क्या किया जा सकता है? मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं या उसका स्थानांतरण हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बल्कि, ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ, बल्कि इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका मतलब परिवर्तन समझिएगा, परिवर्तन किया जा सकता है। मैंने आपको समझा ही दिया था कि मान लीजिए धरती पर घास है, ठीक है। अब घास के अंदर क्या है? घास के अंदर जो ऊर्जा है, उस घास को अगर बकरी खा लेती है तो वो ऊर्जा कहाँ चली जाती है? बकरी में चली जाती है। और बकरी को अगर क्या करता है, कोई मांसाहारी जीव खा लेता है, ठीक है, कोई मांसाहारी जीव खा लेता है तो उस मांसाहारी जीव में ऊर्जा चली जाती है। अब इस मांसाहारी जीव को भी खाने वाला अगर कोई शीर्ष मांसाहारी जीव है, ठीक है, तो ये ऊर्जा किस में चली जाएगी? उस जीव के अंदर चली जाएगी। जैसे ऐसे समझिए कि घास था, घास में जो ऊर्जा थी उसको अगर घास को बकरी ने खाया तो वो ऊर्जा चली गई बकरी में। अब बकरी को मान लीजिए भेड़िया खा लेता है, ठीक है, क्योंकि भेड़िया मांसाहारी जीव है, तो भेड़िया खा लेता है तो ऊर्जा चली गई भेड़िया के अंदर। अब भेड़िया को अगर शेर खा लेता है, शेर जो है वो शीर्ष मांसाहारी है, ठीक है, अगर शेर खा लेता है तो वो भेड़िया से ऊर्जा कहाँ चली जाएगी? शेर के अंदर चली जाएगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऊर्जा का क्या हो सकता है? स्थानांतरण हो सकता है, ऊर्जा का परिवर्तन हो सकता है एक रूप से दूसरे रूप में, लेकिन ऊर्जा को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को मैंने लिख दिया है यहाँ पर, देखिए कि ऊर्जा को हम उत्पन्न भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं, बल्कि क्या कर सकते हैं? इसका परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने लिख दिया है। अब आइए कुछ उदाहरण आपको और समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए, मैं आपको आपकी बुक में दिखा देता हूँ कि आपकी बुक क्या बोल रही है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं कि ताकि आपको बहुत ही अच्छे से दिखे, एकदम साफ साफ। चलिए, अब आपको दिख रहा होगा, देखिए आपकी स्क्रीन पे लिखा है, बुक भी यही बोल रही है कि जो है ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, ठीक है, और इसकी उत्पत्ति नहीं की जा सकती है। देखिए बोल रहा है कि इसकी उत्पत्ति, लिखा है कि ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। तो मैं अभी तक आपको यही समझा रहा था कि जो ऊर्जा है वो एक रूप से दूसरे रूप में जा सकती है, इसकी हम उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, इसकी उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं अर्थात ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, और इसका विनाश नहीं कर सकते हैं अर्थात ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज़ मैं आपको समझा रहा था वही आपकी बुक में लिखा है, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने समझ लिया है। अब आइए कुछ और उदाहरण समझते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए अब समझ लेते हैं कि कोई पिंड होता है अथवा कोई अगर वस्तु होती है, तो किसी पिंड को अथवा किसी वस्तु को जब हम ऊपर उठाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है। चलिए मैं लिख देता हूँ कि कोई पिंड है आपके पास मान लीजिए, अथवा क्या है कोई वस्तु है, तो इसको जब हम ऊपर उठाते हैं तब क्या होता है। तो इस चीज़ को समझिएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये धरती है, ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को। मान लेते हैं कि ये धरती है, आपकी पृथ्वी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपकी तो धरती हो गई, ठीक है। इस धरती पे मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ कि कोई एक पिंड है, ठीक। इस धरती पे मान लेते हैं कि कोई ये इस तरीके से पिंड है, ठीक है, और पिंड बहुत ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे इसको कर लेते हैं कि पिंड इस तरीके से धरती पर है। अब इस पिंड को आपको उठाना है और उठा करके कहीं यहाँ रखना है, इस स्थान पर रखना है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि इस पिंड को हम उठा करके यहाँ रखेंगे तो पिंड कुछ ना कुछ दूरी तय करके जाएगा, ठीक है। अब पिंड को यहाँ रखना है तो मान लेते हैं कि पिंड को हमने वहाँ रख दिया। दूसरे कलर से इस चीज़ को चलिए दिखा लेते हैं कि इस पिंड को हम उठा करके यहाँ रख देते हैं, तो वो पिंड आ गया यहाँ पर। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है कि ये जो पिंड है इसका द्रव्यमान जो है वो मान लेते हैं कि यम है, तो इसका द्रव्यमान हो गया स्मॉल यम, और इसी पिंड को उठा के हमने ऊपर रखा है तो इस पिंड का भी द्रव्यमान क्या हो जाएगा? स्मॉल यम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको तो मैंने बताया ही था पिछले वीडियो में कि किसी भी चीज़ को धरती क्या करती है, गुरुत्व बल लगा करके अपनी तरफ खींचती है,
ठीक है। गुरुत्व बल लगा करके अथवा गुरुत्वीय बल लगा करके धरती क्या करती है, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो धरती का काम है खींचना गुरुत्वीय बल लगा करके, लेकिन हम पिंड को क्या कर रहे हैं, ऊपर पहुंचा रहे हैं, अर्थात गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो कार्य कर रहे हैं वो गुरुत्व बल के विरुद्ध कर रहे हैं। तो ये पिंड जब ऊपर हम ले जा रहे थे तो बताइए इस पिंड के अंदर एक प्रकार की ऊर्जा आ जाएगी। अब वो ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होगी आप बताइए, कमेंट बॉक्स में मैंने आपको बताया है चीज़। तो इस पिंड को अगर हम बच्चों ऊपर लेकर के जा रहे हैं तो इस पिंड के अंदर आ जाएगी एक प्रकार की ऊर्जा, ठीक है, और उस ऊर्जा को हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो इस पिंड को जब बच्चों हम लोग ऊपर लेकर के जा रहे थे तो यहाँ पर इस पिंड के अंदर एक ऊर्जा संचित हो गई, एक ऊर्जा निहित हो गई, एक ऊर्जा विद्यमान हो गई, एक ऊर्जा आ गई या एक ऊर्जा मौजूद हो गई, ठीक है, या एक ऊर्जा प्रेजेंट हो गई। उस ऊर्जा को हम बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा, इंग्लिश में कहा जाता है इसको पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा आ गई है। अब क्या करना है, इस पिंड को नीचे लाना है। तो इस पिंड को जब हम नीचे लाएंगे तो इस पिंड को हम नीचे लाएंगे तो अब पिंड क्या करेगा बताइए, जब पिंड नीचे की तरफ गिरेगा तो गति करता हुआ आएगा, ठीक है। तो पिंड जब नीचे की तरफ इस तरीके से गिरेगा, ये पिंड जब इस तरीके से नीचे की तरफ गिरेगा तो ये गति करता हुआ आएगा। तो अब जब पिंड गति करता हुआ आएगा तो गति के कारण इसके अंदर कौन सी ऊर्जा आ जाएगी बताइए, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो हमने क्या देखा है यहाँ पर, हमने देखा कि जो स्थितिज ऊर्जा थी, ठीक है, अब वो जब नीचे की इस तरीके से पिंड गिरने लगा तो वही किस में बदल गई बताइए, गतिज ऊर्जा में बदल गई। अब ये गतिज ऊर्जा भी आगे चलकर रूपांतरित हो सकती है, बदल सकती है। तो आइए समझते हैं कि ये किस रूप में बदल जाएगी। अब देखिए, पिंड जब नीचे आ रहा था तो पिंड गति करने लगा, अर्थात पिंड के अंदर मौजूद हो गई कौन सी ऊर्जा बताइए, गतिज ऊर्जा। और आप बताइए जब ये पिंड जब है वो धरती पर गिरेगा तो क्या होगा, तो आप देखेंगे कि धरती पर जब गिरेगा बहुत ही ज़ोर से तो धरती में कुछ ना कुछ क्या होगा, गड्ढे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बताइए, गड्ढा हो जाएगा, ठीक है। धरती के अंदर क्या हो जाएगा, गड्ढा होगा। और गड्ढा होगा तो गड्ढा होने से जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिरती है तो धड़ाम की आवाज़ करती है। ऐसे ही जब पिंड नीचे गिरेगा, वो गड्ढा होगा तो कुछ ना कुछ आवाज़ निकलेगा। आवाज़ निकलेगा मतलब क्या निकलेगा बताइए, ध्वनि निकलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो गतिज ऊर्जा थी ना, यही अब परिवर्तित हो गई किस रूप में बताइए, ध्वनि ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गई। दूसरा चीज़ क्या है कि जब ये पिंड जब नीचे गिरेगा तो आप देखेंगे बहुत ही तेज़ी से जब नीचे गिरेगा तो इस पिंड के बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरने की वजह से इसमें कुछ क्या उत्पन्न होगी बताइए, ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, है ना, कुछ ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। तो ये हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो गतिज ऊर्जा थी वही गतिज ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदल गई और वही ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा में बदल गई। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ऊर्जा का क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। जो स्थितिज ऊर्जा थी वो बदल गई थी गतिज ऊर्जा में, और उस वस्तु के बहुत ही तेज़ी से गिरने के कारण जब गड्ढा हुआ तो ध्वनि उत्पन्न हुई और वही गतिज ऊर्जा आगे चल करके बदल गई ध्वनि ऊर्जा में। थोड़ा बहुत क्या निकला बताइए, ऊष्मा भी निकला, और वही जो गतिज ऊर्जा थी वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल गई। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर और नजर आएगा, क्या नजर आएगा कि गड्ढा हो जाने की वजह से यहाँ पर एक प्रकार की और ऊर्जा विद्यमान हो जाएगी, एक प्रकार की और ऊर्जा मौजूद हो जाएगी, और उस ऊर्जा को बच्चों हम लोग कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा कहेंगे बताइए, यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ पर ध्यान से आप देखिए कि जो हमारी गतिज ऊर्जा थी, यही गतिज ऊर्जा 3 रूपों में बदल गई, ध्वनि ऊर्जा के रूप में, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में और यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा बच्चे, हम लोगों ने यहाँ से सीखा ये कि जो ऊर्जा है उसका रूपांतरण हो सकता है, उसका परिवर्तन हो सकता है, उसको हम उत्पन्न नहीं कर सकते और उसको हम नष्ट नहीं कर सकते। यही गतिज ऊर्जा यहाँ पर देखेंगे आप ध्वनि ऊर्जा के रूप में बदल गई है, फिर यही गतिज ऊर्जा आपकी देखिए यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बदली हुई है, और यही गतिज ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा के रूप में बदल गई है। तो आप ये चीज़ सीख गए होंगे बहुत ही अच्छे से कि हम क्या करते हैं, अगर ऊर्जा को उत्पन्न करना चाहते हैं तो ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और ऊर्जा को हम नष्ट करना चाहते हैं तो ऊर्जा को भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। अब चलिए इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको ऐसे भी समझा देता हूँ। आपने टीवी तो देखा होगा, टीवी में अगर आप क्रिकेट मैच के शौकीन होंगे तो क्रिकेट मैच ज़रूर देखे होंगे। तो क्रिकेट मैच अगर आप देखते हैं टीवी के सामने बैठ करके तो टीवी से क्या निकलता है बताइए, टीवी से निकलता है प्रकाश ऊर्जा। तो मैंने आपसे बोला कि जो प्रकाश ऊर्जा है उसको हम उत्पन्न तो नहीं कर सकते हैं और नष्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आखिर टीवी से प्रकाश कैसे निकलने लगा, आपने देखा कि टीवी के पीछे वायर लगे होते हैं, तार लगे होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अर्थात उस तार में जो विद्युत ऊर्जा है वही ऊर्जा बदल गई थी प्रकाश ऊर्जा में। अब वो टीवी से प्रकाश निकल रहा है तो आपने पढ़ा है कि ऊर्जा को हम नष्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो प्रकाश ऊर्जा अगर नष्ट नहीं होती तो कहाँ चली जाती है, तो बच्चों वो प्रकाश ऊर्जा चली जाती है ब्रह्मांड के अंदर, है ना। तो इस तरीके से जो है ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं और ऊर्जा को हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ फैक्ट आपको और बता देता हूँ, उस चीज़ को आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो वस्तु थी, ठीक है, जिसको हम ऊंचाई पर लेकर के गए थे तो उसके अंदर एक ऊर्जा मौजूद थी, जिस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी में क्या कहेंगे बताइए, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो उस वस्तु के अंदर जो है मौजूद थी स्थितिज ऊर्जा, और जब वो वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आने लगी तो उसके अंदर अब कौन सी ऊर्जा आ गई, काइनेटिक एनर्जी, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं बताइए, विज्ञान की भाषा में गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब अब जब वो वस्तु नीचे आने लगी तो उस ऊर्जा, वह स्थितिज ऊर्जा बदल गई किस रूप में बताइए, गतिज ऊर्जा में। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, क्या समझिएगा, ध्यान
ध्यान से कि जब गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, मैं जो लिखे दे रहा हूँ उस चीज़ को समझिएगा, मैं अभी आपको फिगर में दिखा दूंगा, ठीक है। जब गतिज ऊर्जा का मान बच्चों बढ़ता है, और बढ़ने का मतलब मैं तीर ऊपर बना दे रहा हूँ, तीर ऊपर होने का मतलब मान बढ़ रहा है। जब गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है इस ऊर्जा का मान घटता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है, कि जब गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है इसका मान घटता है, और इसके लिए मैं तीर नीचे बना दे रहा हूँ। चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए मैं समझा रहा हूँ कि गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान घटता जाएगा। यहाँ पर देखिए ये ऊपर जा रहा था तो इस वस्तु में क्या हो रहा था, इस वस्तु में क्या हो रहा था, इस वस्तु में एक प्रकार की ऊर्जा आ गई थी, और वो ऊर्जा क्या थी, स्थितिज ऊर्जा। अब ये देखिए क्या हो रहा है कि नीचे जब गिरने लगा तो इसके अंदर गतिज ऊर्जा आ गई, तो जितना तेज़ी से नीचे आएगा, ठीक है, नीचे तेज़ी से क्यों आएगा, क्योंकि धरती क्या करेगी, गुरुत्वीय बल लगा करके क्या करेगी, इसको खींचेगी, तो ये पिंड क्या होगा, बहुत ही तेज़ी से नीचे आएगा, और जितना तेज़ी से नीचे आएगा उतना ही इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और जितना गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी उतना ही स्थितिज ऊर्जा इस वस्तु के अंदर क्या होगी बताइए, कम होती जाएगी। तो वही चीज़ मैं आपको समझाया हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है अर्थात स्थितिज ऊर्जा जो होती है, ठीक है, ये घटने लगती है कब, जब गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है तब। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर समझाया हूँ कि जब गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है बताइए, घटने लगती है। अब इससे एक चीज़ और समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, देखिए जो आपके सिलेबस में दिया है मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर हम क्या करें, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में जोड़ दें तब क्या मिलेगा हमें, तो मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा को बच्चों अगर हम लोग गतिज ऊर्जा में जोड़ दें तो हमें एक नियत वैल्यू मिलती है, एक फिक्स वैल्यू मिलती है, उसी को हम नियतांक या उसी को हम क्या कहते हैं, नियत मान कहते हैं, ठीक है। तो उसी को हम नियत कहेंगे, नियत मान कहेंगे, या एक प्रकार का नियतांक कहेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया कि स्थितिज ऊर्जा का अगर हम योग कर दें किसके साथ बताइए, गतिज ऊर्जा के साथ, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा का अगर हम योग कर देते हैं गतिज ऊर्जा के साथ तो वो क्या हो जाएगा बताइए, एक प्रकार का नियत वैल्यू हमको मिलेगी, ठीक है, नियत वैल्यू मिलेगी। नियत वैल्यू का मतलब होता है कि एक फिक्स मान मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब नियत मान कैसे मिल जाएगा मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो नियत हो जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लीजिए लिख देता हूँ 8 और प्लस 2, तो अब क्या है बताइए 10 है। अब मान लीजिए कि ये स्थितिज ऊर्जा है, इसको हम घटा रहे हैं तो इसको हम 7 कर देंगे, और ये गतिज ऊर्जा है इसको बढ़ा रहे हैं तो इसको हमने कर दिया 3, तो अब भी क्या है बताइए 10। देखिए दोनों तरफ का मान क्या है, नियत है। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, यहाँ पर देखिए स्थितिज ऊर्जा थी, ठीक है, तो ये घट गई तो गतिज ऊर्जा इसकी बढ़ गई, ठीक है, एक घटी तो एक इधर बढ़ गई, तो 7 और 3 जोड़ने पर तब भी 10 है, और 8 और 2 जोड़ने पर तब भी क्या था बताइए 10 है। तो मैं वही समझा रहा हूँ कि स्थितिज ऊर्जा अगर मान लीजिए क्या हो रही है, घट रही है, और गतिज ऊर्जा अगर बढ़ रही है, और दोनों को हम योग कर दें, दोनों को जोड़ दें, तो वो मान जो निकलेगा वो क्या होगा बताइए, नियत होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया, ठीक है। अब बच्चों हम लोग इस वीडियो को बंद करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा शक्ति के बारे में कि शक्ति क्या होता है, जिसको विज्ञान की भाषा में इंग्लिश में पावर कहा जाता है, और वहाँ से हमारे पेपर में क्वेश्चन बनता है, सवाल भी बनते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस वीडियो को देख करके कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।